समझ नहीं आया आज तक। अच्छा, ओके ओके, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो कल हमने 3 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे थे डायमेंशनल एनालिसिस में। आपको पहला मैंने बताया था कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द क्वांटिटी, सेकंड मैंने कहा था डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ कांस्टेंट इन द गिवन इक्वेशन, एंड थर्ड था कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। तीनों पे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन है, मतलब फर्स्ट वाले पे तो सबसे ज्यादा है, सेकंड और थर्ड पे एक एक दो दो क्वेश्चन है हमारे इसमें मॉड्यूल में। 2011 वाला क्वेश्चन हमने किया था जिसका आंसर 40 आया था, है ना। अब एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, आप थ्योरेटिकल समझ सकते हो उसका क्वेश्चन। आप लोगों ने 11th में ऐसा कुछ सुना होगा कि चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। अब करेक्टनेस में या तो करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा, यानी ऑप्शन दो ही बनेंगे उसमें, और क्वेश्चन आना है 4 ऑप्शन का, यानी इस कंसेप्ट में तो क्वेश्चन आता नहीं है। तो ये तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा। तो ये तो एक ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 में, अगर आएगा कभी तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। तो इसको तो मैं बोनस टाइप से आप समझ सकते हैं। एक छोटा सा पॉइंट में मैं स्टेटमेंट बोलूंगा तो आप मुझे बताएंगे इट इज ट्रू और फॉल्स। 4 स्टेटमेंट गिवन होंगे, पूछ लेगा कि राइट या करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है या रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। स्टेटमेंट ये है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मस्ट बी मैथमेटिकली करेक्ट। हाँ, मैं इसको थोड़ा सा इक्वेशन से देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी जानते हो, हाफ एम वी स्क्वायर, के इज इक्वल टू लिखा मैंने 2 mv स्क्वायर, फिर के इज इक्वल टू लिखा मैंने हाफ एम वी। इससे थोड़ा सा समझ में आएगा। मैंने कहा कि मैथमेटिकली करेक्ट इक्वेशन नहीं, डायमेंशनली बोला था शायद, है ना। हाँ, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मस्ट बी मैथमेटिकली करेक्ट। अब डायमेंशनली ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट ये मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है। सो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी मैथमेटिकली करेक्ट। समझ में आ गया। मैं फिर से एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं। मैंने कहा कि मैथमेटिकली इनकरेक्ट इक्वेशन मस्ट बी डायमेंशनली इनकरेक्ट। मैंने कहा मैथमेटिकली इनकरेक्ट इक्वेशन मस्ट बी डायमेंशनली इनकरेक्ट। नो, फॉल्स है स्टेटमेंट, है ना, क्योंकि मैथमेटिकली दोनों ही इनकरेक्ट है बट डायमेंशनली में भी करेक्ट। समझ आ गया। तो ये 3 इक्वेशन से, यानी कि इन 3 कंडीशन से आपको समझ में आ जाएगा कि अगर कोई भी स्टेटमेंट दिया है तो वो ट्रू है या फॉल्स है। बोलो। एक्सरसाइज 1 का में एक क्वेश्चन है, शायद 11 है या 21 है, कोई एक क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। बोलो, बात समझ में आ गई क्या। तो इसमें वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, आया भी नहीं है, क्योंकि 2 ही ऑप्शन बनने हैं। थ्योरेटिकल आएगा तो आप समझ जाएंगे। मैथमेटिकली करेक्ट इक्वेशन मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। ट्रू है। मैथमेटिकली करेक्ट मस्ट बी, भाई डायमेंशनली तो करेक्ट होगी ही अगर मैथमेटिकली करेक्ट है। समझ में आ रहा है। तो ऐसे 4 स्टेटमेंट बनेंगे, तो आप उसमें से कोई भी एक आपसे करेक्ट या इनकरेक्ट पूछेगा। आपको अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप बना सकते हैं, है ना। तो ये तो एक ऐसी बोनस टाइप, मतलब एक्स्ट्रा में मान सकते हैं। फोर्थ कैटेगरी जो क्वेश्चन की थी वो मैं अब बताता हूं, डिस्कस करते हैं। इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है। यहां पे हमारे से फॉर्मूला डिराइव कराएगा और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पे भी। सेकंड नंबर पे इसका वेटेज है, और अच्छा हैवी क्वेश्चन बन जाता है इससे, है ना। तो फॉर्मूला डिराइव करना है। अब ये फॉर्मूला डिराइव करने तो पहले स्टेप समझेंगे 11th के अकॉर्डिंगली। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, एक छोटा सा एग्जांपल लेके। हमें क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिवन होगा कि दिस क्वांटिटी डिपेंड ऑन दिस वन एंड दिस वन, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। बताया जाएगा कि इस क्वांटिटी का इन क्वांटिटी की टर्म्स में मुझे फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन होगा क्लियरली। तो फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, क्या करना है, कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे, वो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं सबसे सिंपल एग्जांपल है, क्योंकि हमें स्टेप समझने हैं, क्वेश्चंस तो फिर हम कर ही लेंगे। तो सपोज करो मैं नोट कराऊंगा, पहले आप लोग लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है।
मुझे बोला गया कि फोर्स ऑन अ बॉडी इज डिपेंड ऑन द मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द पाथ। यानी बॉडी के मास पे, वेलोसिटी पे एंड रेडियस ऑफ द पाथ पे डिपेंड कर रहा है फोर्स ऑन अ बॉडी। मुझे याद आ गया कि फॉर्मूला बनेगा F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बनना है, मुझे पता है, लेकिन स्टेप समझना है तो इसलिए हम इसको देखेंगे कि कैसे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो इसकी पावर A है, इसकी पावर B है, इसकी पावर C है, हमें नहीं पता एग्जैक्टली कैसे डिपेंड कर रहा है, तो हमने अपनी साइड से ले लिया कि सपोज m टू द पावर A, V टू द पावर B एंड R टू द पावर C। ये अपना कंसिडरेशन हम अपनी साइड से लेके चलेंगे। ये लाइन हमें, ये जो इक्वेशन हमने जो लिखा है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि फोर्स का फॉर्मूला बताना है, इन तीनों के टर्म्स में बताना है, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा हमारे पास राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन बोथ साइड। दोनों साइड के डायमेंशनल फॉर्मूला हमें लिखने होंगे। तो वो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखना है कि फोर्स का लिखा मैंने mlt-2 में, पूरा एक एक स्टेप बता रहा हूं अभी, फिर शॉर्ट में भी करना सीखेंगे। तो मास के लिए हमने लिखा m, फिर lt-1 और ये आएगा l c, फर्स्ट स्टेप। सेकंड, सेपरेट द पावर ऑफ mlt, इनकी पावर्स को सेपरेट कर लेते हैं। यहां पे मैंने किया, इधर m तो अकेला है तो ये a पावर रहेगी, यहां पर b प्लस c हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है, और t की पावर माइनस b। सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, कंपेयर द पावर ऑफ mlt। अब इनकी पावर्स को कंपेयर करना है मुझे, तो जब m की पावर को कंपेयर कर रहे हैं तो 1 इज इक्वल टू a आ गया, l की पावर को जब कंपेयर करेंगे तो 1 इज इक्वल टू b प्लस c आएगा, और t की पावर को जब कंपेयर करेंगे तो -2 इज इक्वल टू माइनस b, तो यानी कि b इज इक्वल टू 2 आ गया। इसको इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू -1 आ गया। ए बी सी की वैल्यू मिल गई, फॉर्मूला बन जाएगा। रखता हूं मैं, मेरे पास फॉर्मूला बनेगा F प्रोपोर्शनल टू m v स्क्वायर r टू द पावर -1। या तो ऐसे ऑप्शन मिलेगा आपको, या फिर मिलेगा m v स्क्वायर अपॉन r। डायमेंशनली जो डिराइव कर सकते हैं वो हमारे पास प्रोपोर्शनल में ही होगा। इक्वल का साइन लगा के मैं डिराइव नहीं कर सकता, वैसे तो 4 ऑप्शन आने हैं, इसी तरह से ऑप्शन मिलेंगे, इक्वल वालों का मतलब ही नहीं होगा। समझ में आ गई बात? अगर मेरे से कहा जाए काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्रूव कर सकते हो? नहीं कर सकते। मैं सिर्फ K प्रोपोर्शनल टू mv स्क्वायर प्रूव कर सकता हूँ। हाफ है या 4 है या 100 है, मुझे उससे मतलब नहीं है। समझ में आ गई? डायमेंशन लेस क्वांटिटी में प्रूफ नहीं कर सकता, तो ये रिलेशन हमारे से प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा। कुछ केसेस में तो ये एबीसी की पावर से पूछ लेते हैं, है ना। फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आता है, ये तो बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन कहीं पे आया हुआ है ये भी स्टेट केमिस्ट्रीज में। समझ में आ रही है बात? पहले फॉर्मूले पूछे जाते थे, कुछ ऐसे फॉर्मूले फिजिक्स के इसी तरह से रिलेशन में पूछे जाते थे। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं आप लोगों को। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम। दोबारा से सुन लो, मुझे बोला गया कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। मीडियम के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। मुझे रिलेशन बताना है, यानी कि रिलेशन नहीं बताना, बस ए और बी की वैल्यू बतानी है। -हाफ प्लस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, 1 और -हाफ एंड -हाफ एंड -हाफ। तो यहां पे अगर मुझे फॉर्मूला याद है तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, और फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, v इज इक्वल टू यानी कि √e डिवाइडेड बाय रो होता है। याद आ रहा है? कहां पढ़ा है फॉर्मूला? वेव कौन सा, 11th वाला 12th वाला? 11th वाला। 11th वाले में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है। हाइगेंस ने इसी फॉर्मूले पे तो हाइपोथेटिकली एक मीडियम एज्यूम कर लिया था, ईथर, अपनी वेव थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए, है ना। 11th में आता है, और ये फॉर्मूला आपको पी बाई रो न्यूटन की याद दिलाएगा, और गामा पी बाई रो लाप्लास की याद दिलाएगा। फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बस पॉइंट ये है। मतलब अगर इसके अकॉर्डिंग मुझे फॉर्मूला याद है तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर कर सकता हूं, और डायरेक्ट आंसर आएगा मेरे पास ये। बोलो बस, ये आया हुआ है पहले, बहुत पहले, ठीक है। तो ऐसे भी पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन है ऐसा ही फेमस रहा है, पहले एग्जाम्स में पूछा गया है। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द मास एंड फोर्स कांस्टेंट। यही ऑप्शंस हैं, इसमें आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन बनेगा।
इसमें फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा, यानी ए की वैल्यू क्या होगी -12, बी की वैल्यू होगी +12, क्योंकि मुझे पता है फ्रीक्वेंसी होता है 1/2π√k/m। टाइम पीरियड से कंफ्यूज मत हो जाना। मुझे अगर फॉर्मूले, ये भी बहुत पहले आता था एग्जाम में, स्टेट पीएमटीज में आया हुआ है ना, तो फॉर्मूला बेस्ड भी पूछा जाता है, बहुत पहले पूछा जाता था, है ना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लेंगे। हाँ सर, बहुत पहले आते थे, आजकल की बात करो आप तो, आजकल भी आता है। 2015 में क्वेश्चन आया था क्रिटिकल वेलोसिटी का। क्रिटिकल वेलोसिटी पता है कहां पढ़ी थी आपने, कहां पढ़ी थी? अच्छा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, और कहीं पढ़ी थी क्या? फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ी थी। फ्लूइड मैकेनिक्स का ही पूछा था, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के टर्म्स में पूछा हुआ है। अच्छा अच्छा, है ना। हाँ, तो हमारे पास फॉर्मूला, मतलब रेनॉल्ड नंबर याद है क्या आपको? रो वी डी डिवाइडेड बाई ईटा। तो यहाँ पे v यानी कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी तक तो क्या रहता है, स्ट्रीमलाइन, मोर देन दैट क्या होता है, टर्बुलेंस हो जाती है। तो यानी कि v के लिए अगर हम फॉर्मूला बनाते तो आएगा r ईटा डिवाइडेड बाय रो डी। तो मेरे से यहाँ पे अगर v के लिए अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो ईटा आएगा रो की पावर -1 डी की पावर -1, ये फॉर्मूला बनेगा क्या? ये 2015 में आया हुआ, मेरे से डायमेंशंस पूछे हैं तो 1 -1 -1, ये मेरा ऑप्शन बन जाएगा वहां पे। 2000 आपके एक्सरसाइज 2 में है मॉड्यूल की, 2015 में आया क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ईटा रो डी। समझ में आ गया? आजकल भी यानी आता है फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला याद है तो मैं डायरेक्ट कर लूंगा, अदरवाइज मेथड हमने सीख ही लिया। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेस्ड वाली बात है, तो थोड़ा सा नोट कर लो, लिखे। कंसेप्ट क्या है ये? फॉर्मूला रिलेट करना है, डिराइव अ फॉर्मूला बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव ए फॉर्मूला बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज, एक फॉर्मूला डिराइव करना है, एक्सप्रेशन यानी कि रिलेशन एस्टेब्लिश करना है ना। तो ये तो मैंने आपको बताया। आप सिंपल से उसके लिए, क्वेश्चन के लिए एक लैंग्वेज लिखेंगे, लिखें लाइन, लिखें डिराइव ए फॉर्मूला बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज है। अब एक लाइन लिख लेंगे, वो फिर क्वेश्चन नोट कर लेंगे, प्रॉपर मेथड आपको समझ में आ जाएगा। लिखें, फोर्स ऑन अ बॉडी, फोर्स ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ पाथ। Force on a body depends on mass, velocity, and radius of path. Okay. Then formula for force. Formula for force मुझे बताना है, तो वो मैंने पूरा डिराइव किया है, आप वो स्टेप्स नोट कर लो। वो स्टैंडर्ड मेथड है, तो वो स्टैंडर्ड मेथड के अकॉर्डिंग इसे नोट कर लेंगे। बाकी ये लास्ट ईयर्स में आए हुए, ये भी बहुत पहले आया हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए, और ये 2015 में एक्सरसाइज 2 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर तो मुझे याद नहीं, लेकिन 2015 में आया हुआ, नीट में ही आया हुआ है। और ये इनमें से भी अगर आप चाहें तो, वैसे तो फॉर्मूला याद है, बनना तो यही है, उस फॉर्मूले से यानी डायमेंशनल फॉर्मूले से भी हम इसको डिराइव कर सकते हैं, ए बी की वैल्यूज। ये भी नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन तो आपको लैंग्वेज में मिलेगा 2015 में लिखा हुआ। हम्म, ये नोट कर लिया ये वाला? हाँ, वो कर लो आप, मैं इसको रब कर रहा हूँ। अभी लेकिन
उस क्वेश्चन के बाद में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, थोड़ा सा लेंथी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी क्वेश्चन दिया है ना। 16 17 में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आया है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब जिसमें डायमेंशनल फॉर्मूला थोड़ा सा है ना, और इक्वेशंस भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ऑप्शंस फिर ऐसे सेट किए हैं जिससे आंसर इजी हो जाए। तो एक क्वेश्चन लेते हैं उसी टाइप का, देखें। हो गया, नोट कर लिया सब? हाँ चलो, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मुझे बोला गया है कि लेंथ के लिए, तो यहां पे मैंने शॉर्टकट मेथड यूज करूंगा, ठीक है। सिर्फ ध्यान से सुनना है कि करना क्या है और कैसे करना है। ये आपका अपना हो सकता है, मैं एम या एल को लेके करूंगा तो आप एम और टी को लेके भी कर सकते हो, लेकिन समझना है शॉर्ट में ऑप्शन से कैसे वेरीफाई करेंगे, इक्वेशन सॉल्व किए बिना ऑप्शन से कैसे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। देखो, मुझे बोला गया कि लेंथ के लिए फॉर्मूला बनाना है इन टर्म्स ऑफ जी एच सी, तो मैंने इसकी पावर ए बी और सी मान लिया। ऑप्शंस क्या दिए हुए? ऑप्शंस दिए हुए मुझे रूट में जी एच ओवर सी, एक ऑप्शन दिया हुआ है जी एच डिवाइडेड बाय सी क्यूब, एक ऑप्शन दिया हुआ है जी सी डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, एक ऑप्शन दिया हुआ है रूट जी सी डिवाइडेड बाय एच। इस टाइप से 4 ऑप्शंस मुझे गिवन है, ठीक है। आंसर देखते हैं कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा। अब फर्स्ट स्टेप तो मुझे लिखना ही पड़ेगा, डायमेंशनल फॉर्मूले तो लिखने ही पड़ेंगे एटलीस्ट। तो मैं क्या कर रहा हूं, डायमेंशनल फॉर्मूले लिख रहा हूं। आप सिर्फ ध्यान से सुनेंगे। एम रहेगा 0, एल रहेगा 1, टी रहेगा 0। इस साइड के लिखते हैं तो ये है m-1 l क्यूब t-2 टू द पावर a। ये आएगा ml2 t-1, प्लैंक कांस्टेंट का एज अ एंगुलर मोमेंटम मैंने कल बोला था, lt-1 टू द पावर c। ये स्टेप मैंने लिख लिया। अब m की बात अगर मैं करता हूं तो 0 इज इक्वल टू हो गया माइनस ए प्लस बी, यहां से मुझे मिल गया a इज इक्वल टू बी, यानी मेरा जो ऑप्शन बनेगा उसमें a और b की वैल्यू सेम होनी चाहिए। बनेगा नहीं बनेगा? साफ साफ क्लियरली समझ में आ रहा है? तो यानी कि ये वाला ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, 50-50 हो गया। और 50-50 में भी एक मजे की बात यह है कि दोनों में वैल्यू सेम है। तो जी और एच की वैल्यू कितनी है, यानी कि हमारे पास हाफ हो गया ना ए और बी की वैल्यू। ए और बी तो मिल गए, अब मुझे सी चाहिए बस। उसके लिए किसी एक को पकड़ लो, एल या टी को। टी ले लेते हैं क्योंकि जीरो दिख रहा है तो जीरो थोड़ा सा इजी सा लगता है। मैंने लिखा -2 माइनस बी और माइनस सी। यहां पे मैंने ए की वैल्यू लिखी +12, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1। इसको लिखा -12 हो गया, माइनस सी, माइनस के 3/2, यानी सी की वैल्यू हो गई 3/2 माइनस के। इसका मतलब आंसर ये आ गया, ये भी आंसर नहीं है। नहीं समझे हैं? अरे यार मतलब तुम तुम सुना, दोबारा दोबारा सुनो। तुम सारा फ्लो खराब कर दिया तुमने, मतलब यार। मैंने कहा था ध्यान से सुनना। हाँ मुझे पता कितना ध्यान से सुन रहे हो। अभी आंख से खुली है जब आंसर आ गया, अच्छा वो भी गया। देखो इधर, हाँ दोबारा सुनो। एक स्टेप तो लिखेंगे हम, डायमेंशनल फॉर्मूला तो लिखेंगे। अब मुझे क्या करना है, या तो एक तरीका यह है कि एम एल टी की पावर्स को कंपेयर करें, इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करेंगे। इक्वेशन बना के बता देता हूं थोड़ा सा, आपको तब समझ में आएगा कि कैसे क्या कॉम्प्लिकेटेड है। 0 इज इक्वल टू है -a प्लस बी, एल की पावर यानी 1 इक्वल टू बनेगा हमारे पास 3a प्लस 2b और प्लस सी। और जब टी को कंपेयर करते हैं तो 0 इज इक्वल टू -2a माइनस बी एंड माइनस सी। इन इक्वेशंस को सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू लेके आनी है। आसान लग रही है क्या? नहीं ना, तो थोड़ा सा शॉर्टकट लेंगे हम। शॉर्टकट मतलब यहां से देखते हैं तो मुझे साफ साफ समझ में आ गया, ए इज इक्वल टू बी समझ में आ रहा है, यानी ए और बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए। वो इस ऑप्शन में तो नहीं है ना, इस ऑप्शन में है। 50-50 रह गए ऑप्शन, और इन ऑप्शन में भी दोनों की वैल्यू कितनी है, +हाफ। यानी ए और बी की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, हाफ मिल गई, नहीं मिल गई? यहां तक तो क्लियर है? बाद में मत कहना सर एक बार फिर, समझ में आएगी बात? हाँ ये हो गया। अब इनकी हेल्प से मुझे क्या करना है, सी की वैल्यू तो चाहिए ना बस।
तो रख लो, या तो इससे कर लो या इससे, आपकी चॉइस है, मैं इससे कर रहा हूं। तो 0 इज इक्वल टू, जब मैंने a रखा तो -1 आएगा। अरे प्लस हाफ रखूंगा ना, एक ही वैल्यू यार। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लो, ऐसे लिखूं, आ गया 1, माइनस का हाफ हो गया -c, -1 माइनस हाफ -3/2, इधर आएगा तो c इज इक्वल टू -3/2, और माइनस है तो नीचे जाके प्लस का 3/2, हाफ रूट में आ गया, क्यूब ये हो गया। यही आंसर बनेगा, नहीं बनेगा? ये भी आंसर नहीं है। अरे हाँ हाँ, बस बस, हो गया। अरे हो गया क्या? चलो बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या मेथड था? ये समझने का था। और सुनो, ये क्वेश्चन 2016 का है, मॉड्यूल में है, दोबारा कर लेना, समझ में आ गया तो घर जाके करना आराम से, है ना। यहां पे दूसरा क्वेश्चन करके बताओ। सुनो, यहां पे आ गया हमारे पास एनर्जी। अब सुनना जरा ध्यान से, अब इसको आप लोग ही बताओगे करके, ठीक है? ये कोई मेथड नहीं है कि इसे नोट करोगे, क्या नोट कर लोगे? तरीका चेंज होता रहेगा हर क्वेश्चन के साथ में। समझ में आ रही है? बस समझना है। एनर्जी के लिए बनाना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं ए, बी और सी। यहां पे मैंने लिखा ऑप्शन -हाफ, ये है +हाफ, ये है -3/2, -हाफ, +हाफ, +5/2, ये +हाफ, -हाफ और 3/2, 1 और -1, 5/2। ये मैंने ऑप्शंस लिखे हैं, चलो इसको माइनस कर लिख लेते हैं। एनर्जी के लिए फॉर्मूला बनाना है इन टर्म्स ऑफ GHC। ऑप्शन मेरे पास है, मैंने थोड़ा इजी कर दिया, ऐसे नंबर में दे दिया ऑप्शन। तो पहला स्टेप तो लिख ही ले। एनर्जी क्या कहता है? ml2 T-2। जी क्या होगा? m-1 L3 T-2। और H क्या होगा? ml2 T-1। और ये क्या होगा? Lt-1 ये स्टेप तो लिखना ही लिखना है। लगाओ जरा, ये यूज करो जो दिया है भगवान ने आपको, नारियल टाइप। हाँ, ये कोकोनट टाइप जो दिया है, इसका यूज करो इसको थोड़ा सा। m की पावर इधर कितनी है? 1। इधर क्या आएगा? माइनस से प्लस बी। मुझे ए और बी की वैल्यू ऐसी चूज करनी है जिससे +1 बन जाए। बताओ कौन से ऑप्शन से +1 बनेगा? फर्स्ट सेकंड से बनेगा, किसी का थर्ड से तो नहीं बन रहा? नहीं हो सकता, माइनस प्लस में गड़बड़ कर रहे हो। ए की वैल्यू -हाफ लिखी तो +हाफ होगी, +हाफ रखा तो 1 बन गया। यानी पॉसिबिलिटी या तो ये ऑप्शन बनेगा या ये बनेगा। इससे तो 0 आ रहा है, इससे तो कुछ बनेगा ही। मतलब समझ में आ गई बात, कहानी खत्म हो गई। इन दोनों में से आंसर है, यानी ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, बता सकते हो? माइनस का हाफ, और बी की वैल्यू क्या होगी? प्लस का हाफ। ए और बी मिल गए क्या? यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? पक्का इजी है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, ऑप्शन है, आंसर इनमें से बनना है। अब हम क्या करते हैं, किसी एक को और पकड़ लेते हैं। किसी एक को और क्या पकड़े, एल को लो या टी को लो? तो टी ले लेते हैं, चलो। तो -2 इज इक्वल टू क्या आएगा? -2 है, माइनस बी और -c। रखें इसमें वैल्यू, -2 इज इक्वल टू, ये माइनस का लिखा तो कितना हो गया? +1। और यहां पे लिखेंगे तो क्या आएगा? माइनस का हाफ, और माइनस का हो गया सी। ध्यान से देखना, +हाफ और माइनस, तो कितना हो गया? +हाफ। +हाफ इधर जाके क्या हो गया? माइनस का हाफ। और 2.5 क्या हो गया? 5/2। 5/2 और ये 5/2। तो यानी कि कैंसिल, कौन सा हो गया? सेकंड ऑप्शन बन गया, ये भी कैंसिल हो गया। या तो इक्वेशन सॉल्व कर लो, या इसका थोड़ा सा इस्तेमाल करके ऐसे सॉल्व कर लो, क्वेश्चन मिनट में ही हो जाएगा। अरे बात नहीं समझ में आई? ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो। किसी के पास पुराना मॉड्यूल हो तो उसमें एक्सरसाइज 1 में है ये 23 या 24 क्वेश्चन, है ना। और अगर नया मॉड्यूल है तो उसमें ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है।
एनर्जी के लिए फॉर्मूला बनाना है। मॉड्यूल दिखाना भाई। हो गया भाई, लिख लिया क्या ये? अरे क्वेश्चन इक्वेशन लिखनी है, सॉल्व तो घर पे कर लेना, ऑप्शंस लिखने हैं बस आपको। हाँ, एक क्वेश्चन और देखो, लेंथ के लिए फॉर्मूला बनाना है, सी जी ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन को नोट मत करना, ये ध्यान से रखना, ए बी और सी मैंने मान लिया। मुझे ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, सी स्क्वायर जी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल पावर हाफ, यहां पर है 1/c² ई स्क्वायर अपॉन जी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल पावर हाफ, ये है 1/c जी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक दिया हुआ है 1/c² जी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल पावर प्लस हाफ। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और ऐसे मेरे पास ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है, तो पहले एक स्टेप तो कर ले, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख ले। ये क्या है, m0 l t0, c के लिए क्या हो गया, LT-1, a आ गया। इसके लिए क्या आएगा, m-1 l³ p-2 -2 b। इसके लिए क्या बनेगा, कल बताया था, ml³ p-2, ये हो गया c। ठीक है, अब बताओ m को ले लें पहले, क्योंकि m 2 है यहाँ पे, तो 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, -b + c, यानी b इज इक्वल टू c बनना चाहिए मेरे पास। तो ये किस किस ऑप्शन में है, एक तो पहले वाले ऑप्शन में ना समझ आ रहा है मुझे, है ना, थर्ड ऑप्शन में समझ आ रहा है, इसमें तो नहीं है क्योंकि माइनस का आ जाएगा, हाँ, और फोर्थ ऑप्शन में। तो 3 ऑप्शन है ऐसे जिसमें बी और सी सेम है। समझ में आ रहा है, पक्का है ना। अच्छा देखो, यहां पे हाफ पावर है बी और सी की, यहां पे भी हाफ पावर है, और यहां पे 1 पावर है, 1 पावर है ना पूरे की। तो कहने का मतलब मेरे पास बी और सी की वैल्यू या तो हाफ होगी या 1 होगी। अब आप बताओ 1 से क्या चेक करोगे या हाफ से चेक करोगे, 1 से चेक कर लें, यहां भी इसका इस्तेमाल करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं अगर हाफ से चेक करता हूं तो मेरे पास 2 ऑप्शन चेक हो रहे हैं एक साथ, या तो इनमें से आंसर बन जाएगा, और अगर आंसर नहीं बना तो ये बिना चेक किए ही आंसर बन जाएगा। 1 से चेक करके क्या फायदा, फिर चेक करना पड़ेगा अगर आंसर नहीं बना तो। अरे नहीं समझ में आई बात, ये कर रहे हो इस्तेमाल, समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब हमें हाफ से चेक करेंगे तो 2 ऑप्शन वेरीफाई हो जाएंगे, या तो इनमें से आंसर बन जाएगा, वरना ये आंसर अपने आप हो जाएगा। कहानी समझ में आ गई, तो मैं तो हाफ से चेक करूंगा। अब हाफ से चेक करेंगे तो यानी इक्वेशन ले लो किसकी, टी की ले लेते हैं फिर से, 0 इज इक्वल टू माइनस, सॉरी, ये आएगा -a -2b -2c। तो यहां पे 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू मुझे बतानी है, तो -1 एंड -1, तो ये a की वैल्यू कितनी हो गई, -2। मेरा तो फोर्थ ऑप्शन बन गया, इसे भी हटा दो। ये 2017 में आया था क्वेश्चन। अरे नहीं, बात समझ में आई, आ गई बात समझ में। अब क्या नोट कर रहे हो फिर, जब समझ में आ गई तो घर पे कर लेना जाके, मॉड्यूल में है क्वेश्चन। 2017 में देखो, 15 में आया था, 16 में आया था, 17 में आया था। 15 में क्रिटिकल वेलोसिटी का आया था, 16 में वो लेंथ वाला आया था, और 17 में ये आया था। 3 साल से लगातार आया था। समझ में आ गई बात, आगे बात करते हैं। अभी बीच में इसमें थोड़ा सा ट्रेंड चेंज भी किया था क्वेश्चन पूछने का, क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड कैसे चेंज किया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। हो गया ये तो क्वेश्चन, आगे बात करते हैं।
ये कभी कभी बोल देता है कि कंसिडर एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, किसी एक क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी कंसिडर करने के लिए बोल देगा, जो है नहीं, अपनी साइड से बोलेगा, और फिर किसी फंडामेंटल का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछेगा। देखो कैसे, अगर सिंगल क्वांटिटी को फंडामेंटल कंसिडर करने के लिए बोल रहा है तो है सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक सपोज करो फोर्स को उसने बोला कि कंसिडर एज अ फंडामेंटल, नाउ राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास। फोर्स को आपको फंडामेंटल बोल दिया और मास का मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, तो मेरे पास होगा F इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू। इससे मैं m का फॉर्मूला बना लूंगा तो वो आएगा एफ एल माइनस वन टी प्लस टू। इजी है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि एल और टी तो फंडामेंटल ही रहने वाले हैं। चेंज किसमें कर रहे हैं, फोर्स को, किसका कैलकुलेट करना है, मास का। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर ये मुझे ज्यादा, एक से ज्यादा क्वांटिटी के बारे में बात करें, जैसे मुझे बोल दिया उसने, कहा कि एनर्जी, वेलोसिटी एंड फोर्स आर कंसिडर एज फंडामेंटल, नाउ राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास। अब मास का फॉर्मूला बताना है। भाई वो इनडायरेक्टली फॉर्मूला पूछ रहा है, किसका, मास का, किसकी टर्म्स में, EVF की टर्म्स में। समझ में आ गई बात। तो मेरे पास यहाँ पे क्या, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, ऑप्शंस बना दूं मैं, चेक कर लेंगे इसी मेथड से। मैं लिख देता हूं ऑप्शन, ई वी प्लस टू एफ माइनस वन, ई वी माइनस टू एफ जीरो, ई एफ माइनस वन वी माइनस वन एफ टू, ई जीरो वी एफ टू। बताओ कौन सा ऑप्शन बनेगा। सिंपल है वैसे तो, ए बी सी भी सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन वैसे हम बना सकते हैं। मैं पहले डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लूं, जीरो टी जीरो इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, एम एल टू टी माइनस टू। लिख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। बी लिखिए, फोर्स का और लिख लेते हैं यहाँ पे, फोर्स क्या होगा, एम एल टू टी माइनस टू एन सी। यहां से देखते हैं, सिंगल टर्म है कोई नहीं, एम है, तो वन इज इक्वल टू ए प्लस सी, यानी ए प्लस सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वन। यहां से बन रहा है क्या, इससे तो यस सर, वन और माइनस वन वन बना दे, बिल्कुल ही आंखें बंद करके बैठा है, जीरो आ रहा है यहाँ पे। ये पता नहीं कौन सा करता है, वन प्लस जीरो है, तो वन प्लस जीरो से वन बन सकता है, वन प्लस टू से बनेगा क्या, जीरो प्लस टू से बनेगा क्या, ये तो एक ही बन गया। चलो अगर बन भी जाता, अगर बन भी जाता, मान लो मैं इसको वन कर देता हूं सपोज, तो मेरे पास वैल्यू होती ना, इसको वेरीफाई करते या इसको वेरीफाई करते। अगर इसको वेरीफाई करते और ये आंसर बन जाता तो ठीक, नहीं तो ये आंसर अपने आप बन जाता। फिर मेरी नहीं बात समझ में है आपको, बात समझ में आ गई ना, तरीका समझ में आ रहा है कैसे करना है, बस थोड़ा सा दिमाग को इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं है, उसकी कमी नहीं है आप लोगों के पास, बस वो डायरेक्शन चेंज कर रखी तुम लोगों ने, है ना। इसलिए थोड़ा सा फोकस होके करोगे ना तो बन जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। नहीं, स्वस्थ तो आप लोग मानसिक रूप से एकदम, मुझे पता है ना। हंस रहे हो यार आप लोग, मतलब है? अच्छा, चलो, अब जो ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं एक बार। अरे इसमें क्या रुकना है यार, कोई मेथड थोड़ी, ये तो ठीक है आप लोग देखो। 2014 में क्वेश्चन कैसा आया हुआ है, इसमें मेरे पास बोला है कि मास का फॉर्मूला बनाना है, एफ वी और टी में, ए बी और सी। मैं ऑप्शंस लिख देता हूं, आंसर आप लोग बताओ। एफ वी टी माइनस टू, और तीनों को भी सोल्व करके बन जाएगा क्योंकि ये तो इजी है। ये लो, बनाओ इसका आंसर, 2014 में आया हुआ है। यहां इक्वेशंस इजी हैं, सिंपल है, तो आप बना सकते हैं, इक्वेशंस भी सोल्व कर सकते हैं। फोर्थ होगा, बहुत अच्छी बात है, फोर्थ होगा।
हाँ मुश्किल नहीं है, इक्वेशन ऐसे ही सोल्व हो जाएंगी, फोर्थ ही होगा है। अच्छा, मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देता हूं, थोड़ी सी आंखें आप लोगों की खुल जाएंगी, पेन कॉपी का इस्तेमाल कम हो जाएगा आपका। ml2t माइनस -2, ए हो गया lt -1, बी हो गया और टी सी हो गया। एम अकेला है यहाँ पे, तो ए की वैल्यू तो हो गई 1, वो तो सब में है, ठीक है ना। दूसरे को पकड़ते हैं, तो हमने लिया टी, नहीं एल को ले लेते हैं। एल के लिए 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, ए प्लस बी, यानी बी इज इक्वल टू माइनस ए, यानी कि हो गया -1। अब -1 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें और इसमें है। अब एक बार और देख लो, फिर टी को भी पकड़ लो, उससे आंसर फोर्थ आ जाएगा। मेरी बात समझना, क्योंकि इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो वो ऑप्शन तो ऐसे सेट करेगा कि आपको चेक करना पड़ेगा थोड़ा, तो वो भी मेहनत कराएगा आप लोगों से। ऑप्शन क्वेश्चन टिपिकल होता तो शायद वो फिर आपसे ऑप्शन थोड़ा सा ऐसे सेट कर देता कि 50-50 हो जाते। ठीक है, ये 2014 में आया था। अब 2015 में क्या आया है, अभी बना नहीं है पेपर, वो भी बता देंगे। इधर देखो, सरफेस टेंशन जो है ईवीटी, इसके बारे में बात करनी है, सरफेस टेंशन की बात करनी है। तो यहां पे हम बात करते हैं EV-1 T-2, सरफेस टेंशन है ये एनर्जी है, ये वेलोसिटी है, टाइम है। ओके, सो ये हमारे पास EV⁻²T-2, डायमेंशनल फॉर्मूला तो लिख ही लो आप लोग, V-1 T-3 EV⁻²T-1। मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देता हूं, एम, हाँ इसका लिख दो सर। हाँ, अरे वाह बहुत बढ़िया, सेकंड होगा। ML2T-2 की पावर हो गई ए, LT-1 टू द पावर हो गई बी, और टी टू द पावर हो गई सी। तो यहां पे भी ए की वैल्यू क्या हो गई 1, तो इसको तो हटा दो, ये तो हट ही गया लाइन से, 3 बचे। अब दूसरे को पकड़ लो एल को, तो 0 इज इक्वल टू क्या हो गया 2a प्लस बी, और ए की वैल्यू क्या है 1, तो बी इज इक्वल टू क्या हो गया -2। अब -2 किस किस में है, इसमें है और इसमें, इसको हटा दो लाइन से, चेक कर लो, अब तो ए और बी मिल गया, सी भी आ जाएगा। नहीं समझ में बात, ये 2015 में आया है, देखो 14 में आया था, 15 में आया था, 16 में आया था, 17 में आया था, यही इसी टाइप का फॉर्मूला डिराइव करने वाला, रिलेट करने वाला। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कर लेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस का जो पॉसिबिलिटी थी, यानी कि जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। डायमेंशनल एनालिसिस कंप्लीट हो गया यहाँ पे। एरर नहीं पढ़नी क्या है, एरर देखें यहाँ पे, मतलब पढ़ने में ध्यान नहीं है। अभी कुछ पूछूंगा तो फिर कहेगा हाँ, सर आता तो था, भूल गया। इधर देखो, एरर के बाद में मैं शुरू कर रहा हूं एरर एनालिसिस। एरर वैसे थोड़ा बहुत तो आता होगा, हाँ एरर की बात करेंगे, हाँ एरर की बात करेंगे यहाँ पे। सुनो, एरर की बात करते हैं, मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं वैसे ही एक छोटा सा, हाँ त्रुटि, एरर, x इज इक्वल टू ए प्लस बी, मुझे रिलेटिव एरर लिखनी है इसमें, तो ये मैं लिख रहा हूं, ऑप्शंस लिख रहा हूं, आप लोग मुझे थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सा करेक्ट है। क्या यही फोर्थ ऑप्शन ना लिखूं, अच्छा ऑप्शन लिख दे,
कौन सा ऑप्शन है? थर्ड। थर्ड इसका आंसर है, यानी आता है आपसे तो एरर। ये आंसर नहीं है इसका, इसका आंसर है ये, ठीक है ना। अब आपकी एरर में एरर है, चुपचाप सुन लो, समझे? तो अब पढ़ लो ध्यान से, वो जो रटा हुआ है ना तुम्हारे दो चार फॉर्मूले रट के तुम जो हीरो बन रहे हो, उसको चुपचाप साइड में रख के पढ़ लो। एरर है क्या उसको समझो, ठीक है ना। हाँ, आ जाओ वापस एरर पे। एरर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड ट्रू वैल्यू, यानी उसका डिफरेंस है। मैं पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल बता देता हूं, फिर उसके बाद में हम अपने न्यूमेरिकल पे आएंगे। सुनना है ध्यान, मतलब दो तीन छोटी मोटी बातें हैं वो ध्यान रखनी है आपको, है ना। देखो एरर की बात करते हैं, जब कोई मेजरमेंट लेंगे उसमें रीडिंग लेते हैं तो वहां पे एरर आता है, यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू वो नहीं आके उसके थोड़ा लेफ्ट राइट में आती है, और ये जो डिफरेंस है इसी को हम एरर बोलते हैं मेजरमेंट। ये जो मेजरमेंट का एरर है ये 5% तक ले सकते हैं हम, 5% से ज्यादा की बात नहीं करेंगे। परसेंटेज के हमारी पूरी फिजिक्स में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक आता है 10, 20, 30, 50, 100% वाला, उसे बोलते हैं चेंज। अगर चेंज वर्ड यूज भी नहीं करे तो 5% यानी 1 to 3 के लिए एरर की तरह से ही सॉल्व करेंगे, वो भले चेंज बोले या एरर बोले। समझ में आ गई बात? 5% या उससे कम के लिए जो मेथड हम पढ़ेंगे वो अप्लाई होगा, और 10 और मोर देन 10% के लिए जो वो 7th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, वो मेथड अप्लाई होगा। बात समझ में आ गई? तो हम बात करेंगे अप टू 5% के लिए। इट इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। स्मॉल डिफरेंस की बात करने जा रहे हैं, एंड दिस इज डिफरेंस अप टू 5% ऑफ द एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू के 5% तक ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो सकता है। मान लो वैल्यू है 100, तो आपकी रीडिंग 101, 102, 103, 104, 105 तक आ सकती है, मानी जाएगी, या फिर 95 तक ली जा सकती है। प्लस या माइनस 5 चलेगा 100 में। आप उसे 120 या 150 बोलने लगेंगे तो वो चेंज बोला जाएगा, एरर नहीं होगी। समझ में आ गई बात? तो पहला पॉइंट तो यह कि 5% से ज्यादा की एरर हमें किसी क्वांटिटी में, मेजरेबल क्वांटिटी, कैलकुलेटेड नहीं, मेजरेबल, जैसे मेजर कर रहे हो उसमें नहीं लेंगे। कैलकुलेटेड हो सकती है मोर देन 5। तो कहने का मतलब 5% से ज्यादा की बात नहीं करते। इट इज अ स्मॉल डिफरेंस, मैं बार बार बोल रहा हूं, स्मॉल चेंज, स्मॉल डिफरेंस, ठीक है। एरर दो टाइप की होती है। पहला है सिमेट्रिक एरर। सिमेट्रिक मतलब एक जैसा, उसमें सिमेट्री होगी। तो ये जो सिमेट्रिक एरर है इसके कुछ रीजन है ना। इसका रीजन क्या है कि आपका इंस्ट्रूमेंट करेक्ट नहीं है। इंस्ट्रूमेंट करेक्ट नहीं है तो इसका मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी 0 0 से स्टार्ट में होकर 1 से या 2 से स्टार्ट हो रही है, तो वो जो दो का डिफरेंस है हर एक रीडिंग में आना है, तो वन साइडेड होगा वो, या तो प्लस में आता है या माइनस में आएगा, एक साइड में चलता रहेगा। दूसरा आपका मेथड अगर करेक्ट नहीं है तो जो मिस्टेक एक बार कर रहे हो बार बार वही रिपीट करोगे। आप तो अपनी साइड से सही कर रहे हो, आपको पता ही नहीं कि मिस्टेक है, लेकिन जो है वो तो वही रहेगी ना हर बार, हर रीडिंग में। तो सिमेट्रिक यानी प्रोसीजर, इंस्ट्रूमेंट और एनवायरमेंट, इन तीनों की जो एरर प्रोड्यूस होती है उसे हम सिमेट्रिक एरर कहते हैं, और इसमें हम इंस्ट्रूमेंट को करेक्ट करके, मेथड को, प्रोसीजर को सही फॉलो करके मिनिमाइज कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? आपने सब कुछ करेक्ट कर लिया, आपने एनवायरनमेंट की भी सेटिंग सही कर दी, टेम्परेचर फिक्स कर दिया, आपने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट सही ले लिया, प्रोसीजर मेथड भी सही कर रहे हो। अब जो एरर आएंगी इनको कहते हैं रैंडम एरर। इनका लॉजिक, इनका रीजन नहीं पता कि क्यों आ रही है, लेकिन यहां थोड़ा सा पॉइंट समझना, रैंडम एरर जो होता है वो ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोज होती है, यानी कि वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल बोलूंगा मैं। स्मॉल चेंज तो क्या है, एरर है। वेरी वेरी स्मॉल चेंज क्या होगा, रैंडम एरर की कैटेगरी में हम रखेंगे। क्योंकि मान लो 100 है, तो 100 का 100.05 प्लस में या 99.5 माइनस में, मतलब 0.5 का प्लस, इतना हमारे पास चलेगा, बहुत स्मॉल चेंज होगा ये। वैसे तो 5% भी कम है, लेकिन फिर भी इसको मैं बहुत ज्यादा क्लोज कर देता हूं। तो प्लस माइनस में वेरिएशन चल सकता है, इसीलिए इसको रैंडम बोलते हैं और अपने आप से आती है। इनको मिनिमाइज करने का मेथड क्या है, इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मान लो आप 5 ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, एरर आ रहा है एक्स, आपने 50 कर दिया, तो 50 करने पे x/10 एरर रह जाएगा आपके इसमें।
जितने टाइम्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज होगा, रैंडम एरर उतने ही टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। रैंडम एरर और सिमेट्रिक एरर ये दो टाइप की आपको ध्यान रखनी है, थियोरेटिकल यानी नेम याद रखनी। रैंडम एरर को डिक्रीज करने का क्या रीजन, क्या लॉजिक है? इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये दो तीन बातें जो मैंने बोली है मॉड्यूल में, जहां एरर स्टार्ट हुआ वहां पे लिखी हुई है। आपको अगर पढ़नी है तो वहां से पढ़ सकते हैं, मैं नोट नहीं करा रहा हूं क्योंकि इस पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, बस छोटी छोटी सी बातें याद हमें पता होनी चाहिए कि क्या है। ठीक है, मैं मैथमेटिकल उस पे आता हूं। एरर की बात कर रहे हैं, मैंने कहा इट इज अ डिफरेंस, यानी कि इट इज अ चेंज, इट इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। इन दोनों के डिफरेंस को मैंने किया। मैं मोड लगा देता हूं। वैसे तो प्लस माइनस दोनों चलेगा, लेकिन एरर, इस वैल्यू को मैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं और ऐड भी कर सकता हूं, यानी कि ये एरर हमारे इसमें चलेगा। मैं मोड लगा, ये एरर है अपने पास। रिलेटिव एरर क्या बनेगा? रिलेटिव एरर हो जाएगा एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू से। फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं इसको। और परसेंटेज एरर जो बनेगा हमारे पास, परसेंटेज एरर होता है रिलेटिव इनटू 100। रिलेटिव यानी फ्रैक्शनल वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। यानी इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 100। और ये जो डेल्टा एक्स है, इट इज अप टू 5% ऑफ एक्स। एक्स का 5% ही ले सकते हैं अप। ठीक है, 5 तक चलेगा, 5 से ज्यादा नहीं चलेगा। बात समझ में आ गई? तो दिस इज द, ये कहानी समझ में आई आप लोगों को? एक इस टाइप का क्वेश्चन हालांकि आता नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। मान लो आपने कुछ ऑब्जर्वेशंस लिए, कुछ रीडिंग ली आपने, जो रीडिंग मान लो किसी क्वांटिटी की रीडिंग है x1, x2, x3 एंड सो ऑन। ट्रू वैल्यू गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो जो ट्रू वैल्यू होगी वो मीन वैल्यू के इक्वल होगी। मीन ऑफ द ऑल रीडिंग इज कंसिडर एज ट्रू वैल्यू। ओके, तो ये तो ट्रू वैल्यू कैलकुलेट की। ये ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज वाले क्वेश्चन के लिए है, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको फॉर्मूले बता रहा हूं। फिर एरर की बात की मैंने, डेल्टा x1, यहां पर आएगा x मीन माइनस आएगा x1। फिर आएगा हमारे पास डेल्टा x2, x मीन माइनस x2 एंड सो ऑन। ऐसे हम एरर कैलकुलेट कर लेंगे इन ऑल रीडिंग्स। लेकिन मुझे तो सिंगल वैल्यू चाहिए, रिजल्ट तो एक सिंगल वैल्यू का लिखा जाएगा। तो मीन ऑफ द ऑल एरर्स इज कंसिडर एज एरर इन द फाइनल रिजल्ट। तो यहां पर जो डेल्टा एक्स मीन आएगा, इसको हम एरर कंसिडर करेंगे। और ये डेल्टा x1 मोड लिखा जाएगा, डेल्टा x2 मोड मैं मोड लिख रहा हूं बिकॉज एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव। एडिटिव ऐड करके चलना है हमें एरर को। ठीक है, वरना 100 की वैल्यू को एक बार रीडिंग आई 101, एक बार रीडिंग आई 91, 99, तो एक बार प्लस की 1 एरर है, एक बार माइनस की एरर है, एवरेज तो जीरो हो जाएगा। जीरो एरर, जीरो एरर थोड़ी ना, एरर की रेंज कितनी होगी 2, तो ऐड करके हम उसमें, समझ में आ गई बात? तो एवरेज लेंगे, तो यहां पर हमारे पास प्लस डेल्टा एक्स एन मोड डिवाइडेड बाई एन, दिस इज द। अब यहां पर जो रिजल्ट लिखा जाता है, मेरे पास ये सिंगल वैल्यू है रीडिंग की और ये हमारे पास एरर की। तो जो वैल्यू लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, दिस इज द। यानी कि इस वैल्यू में इतना ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। रेंज मिलती है एक तरह से हमें, अपने जो रिजल्ट है उसकी एक रेंज मिलेगी कि मान लो एक्चुअल वैल्यू तो है 100 और एरर है 1, तो मेरी जो रेंज होगी रिजल्ट की वो 99 टू 101 होगी। समझ में आ गई बात? उसके बीच में ही ट्रू वैल्यू होगी। 100 को भी मैं ट्रू नहीं बोलूंगा, वो तो मैं कंसिडर करके चल रहा हूं। समझ में आ गई बात? तो रिजल्ट की रेंज मिलती है। ये मेथड है एक्सपेरिमेंट के लिए। मैंने कहा कि रैंडम एरर को मैं बहुत स्मॉल लेता हूं, है ना? और आप लोग जानते हैं कि डेल्टा, मैं नोट कराऊंगा अभी, तो डेल्टा भी डिफरेंस बताता है और डी एक्स भी डिफरेंस बताता है। डिफरेंशिएशन जो होता है ना, डी, वो क्या बताता है? डिफरेंस को ही बताता है, बट वेरी स्मॉल। अप्रोच टेंस टू जीरो लेते हैं ना, ऑलमोस्ट जीरो डिफरेंस को हम भी बहुत स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं। तो मैं अपने यहां पे, मैं नीट के हिसाब से बात कर रहा हूं, हम यहां पे जितने भी फॉर्मूले पढ़ेंगे वो डिफरेंशिएशन की हेल्प से पढ़ेंगे। वो सब क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे हमारे, तो हमें दूसरा कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने इसमें है भी नहीं, अपने सिलेबस में डिफरेंशिएशन वाला है।
तो मैं यहां पे जितने भी फॉर्मूले होंगे एरर के वो आपको डिफरेंशिएशन से बताऊंगा, और डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आता है आप लोगों को। अरे बोल दो ना यस सर, डिफरेंशिएशन में भी सोचोगे, सोचना पड़ रहा है तुम्हें है। चलो कोई बात नहीं। चलो तो मैं आपको अब फॉर्मूले बताता हूं डिफरेंशिएशन, वो सॉरी किसके, एरर के। एरर के किसके हेल्प से बनाएंगे, डिफरेंशिएशन की हेल्प से बनाएंगे। पहले मैं एरर बात कर रहा हूं इन द एडिशन। एडिशन में मतलब x इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसमें एरर देखनी है। मतलब ये क्वांटिटी इन दोनों क्वांटिटीज के एडिशन के इक्वल है। वैसे तो सेम होंगी क्योंकि लाइक क्वांटिटीज कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ये रेजिस्टेंस है तो ये भी रेजिस्टेंस है, तो सीरीज का रेजिस्टेंस आ जाएगा, है ना। खैर हम बात कर रहे हैं यहां पे एरर, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं। डिफरेंशिएट करूंगा तो मैंने डिफरेंशिएट करके लिख दिया डी एक्स इज इक्वल टू डी ए प्लस डी बी, तो ये डिफरेंशिएशन हो गया। क्या किसके रेस्पेक्ट, क्या अच्छा डिफरेंशिएशन में रेस्पेक्ट लगानी जरूरी होती है, बड़ी रेस्पेक्ट दे रहे हो यार आप लोग। डिफरेंशिएशन नहीं हुआ ये अभी तक, लेकिन अच्छा अच्छा पार्शियल ये होता है। अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ रहा हूं, नहीं आपकी बात। हाँ अब सुनो, जाने तो दो वहां तक इसको। अब सुनो 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 सुनो, मैं समझ रहा हूं, पॉइंट को समझना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा डी फोर डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, आप मुझे ये बताओ डी वाई डी ओवर डी एक्स, इसको क्या रीड करते हो, कैसे पढ़ते हो आप इसे। इतनी जल्दी नहीं, एक एक का मीनिंग समझ के चलेंगे, मुझे बोलने दो, आप लोग सुनो। डी फोर डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, डी फोर डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, डी फोर डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। मुझे रेस्पेक्ट देनी नहीं तो इसको क्या पढ़ूंगा मैं, डी फोर डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई इज डी वाई। अरे इसमें क्या, ये आपके ही सेंटेंस में से मैंने रेस्पेक्ट हटा दी तो डिफरेंशिएशन रह गया मेरा, मुझे तो सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है। नहीं समझे, फील नहीं आ रही इनको। अच्छा अच्छा, चलो चलो ना, मैं रेस्पेक्ट भी दे देता हूं, रेस्पेक्ट देके भी देख लो। मैंने टी के रेस्पेक्ट कर दिया, इसको भी टी के रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, इसको भी टी के रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत इसमें। अब मैं यहां पे लिखा डी एक्स इज इक्वल टू डी ए डिवाइडेड बाई डी टी प्लस डी बी डिवाइडेड बाई डी टी। क्या इस डी टी को इधर मल्टीप्लाई में लेके आ सकता हूं, और क्या इस डी टी से ये डी टी कैंसिल कर सकता हूं, करते हो ना चेन रूल में, यू और वी जब मानते हो, पढ़ा है ना चेन रूल, डी यू से डी यू कैंसिल करते हो, मैंने कर दिया। जब ये कैंसिल ही होना तो लिखना क्यों, डिफरेंशिएशन हो गया। अरे डी फोर डिफरेंशिएशन होता है, तुम तो ऐसे जैसे मतलब, इधर आ जाओ। हाँ इसे वापस नहीं जाना, ये हो आया, तुम लोग सुन लो। चलो तो डी फोर डिफरेंशिएशन होता है, कहानी समझ में आ रही है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब डिफरेंशिएट किया, उसको इंटीग्रेट करोगे तो वापस आ जाओगे, यही होता है ना। dx, मैंने कहा x का डिफरेंशिएशन dx है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, x मिलेगा ना। यानी x का डिफरेंशिएशन कौन है, dx है, उसको इंटीग्रेट करके तो x मिल रहा है, तो d4 डिफरेंशिएशन होता है। ज्यादा रेस्पेक्ट के चक्कर में मत पड़ना, d4 डिफरेंशिएशन। बात समझ में नहीं आई आपको, आ गई ना। अब d4, अब तो नहीं बोलोगे कि नहीं हुआ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन हो गया, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ये डिफरेंशिएशन हो गया, मैं इसको एरर की फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि डी से नहीं लिख रहा हूं मैं, डेल्टा से लिख रहा हूं एरर को। तो जब एरर की फॉर्म में लिखेंगे तो एरर क्या आएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये एरर लिख रहा हूं भाई मैं, जब एरर की फॉर्म में लिखेंगे तो हम डेल्टा से रिप्लेस कर देंगे, ये आएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। दिस इज द एरर इन एडिशन। एडिशन में एरर ये मिल गया। रिलेटिव एरर लिखोगे कैसे, रिलेटिव एरर कैसे लिखा जाएगा, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है,
डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी। दिस इज द रिलेटिव एरर। गड़बड़ कर रहे थे आप लोग पहले, अब तो नहीं होगी। अरे बात समझ में आ गई क्या? एडिशन में एरर समझ में आ गया। सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। x इज इक्वल टू ए माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, dx इज इक्वल टू डी ए माइनस डी बी। बट जब मैंने कहा था एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव, जब एरर की फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस नहीं आएगा, वो एडिटिव हो गया, यानी प्लस में लिखा जाएगा। तो जब मैं इसको एरर की फॉर्म में लिखूंगा, एरर में चेंज करेंगे तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। दिस इज द एरर इन द सब्ट्रैक्शन, ये लिख सकता हूं मैं। रिलेटिव लिखेंगे तो क्या आएगा, relative error is equals to delta x divided by x, that is delta a plus delta b divided by a minus b। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन में एरर सेम है, रिलेटिव एरर डिफरेंट हो गई। नहीं समझे, समझ गए? एरर लिख लो पहले, अभी तक कुछ लिखा नहीं, एरर लिख लो। सिर्फ एक लाइन लिखनी है, इट इज अ स्मॉल डिफरेंस। एरर की हेडिंग डाल के लिख लो, इट इज अ स्मॉल डिफरेंस between true value and experimental value. It is a small difference between true value and experimental value. ठीक है, तो ये अब मैथमेटिकल लिख लो, रिलेटिव एरर लिख लो, परसेंटेज एरर लिख लो। फॉर एन एक्सपेरिमेंट अगर हमारे पास रीडिंग है तो वो वाला मेथड लिख लो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर लिख लो, फिर हम मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड की करेंगे। एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ये लिखने का मेथड आपको आना चाहिए। फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैंने डिफरेंशिएशन से बताया है। हाँ हाँ, नोट कर लो आप लोग। अरे आप लोगों के लिख- पागल नहीं है, बड़े हरामी है बेटा। लिख लो चुपचाप। हो गया ये, चलो अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, है ना, क्वोशंट रूल और प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएशन का।
देखें, x इज इक्वल्स टू a डॉट b, इसके बारे में बात करनी है। तो हमें पता है कि फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, है ना, प्लस करके करते हैं। तो ये हम लिखेंगे dx इज इक्वल्स टू a, या इसको ऐसे लिख लेते हैं b dA प्लस a db। किसी को भी फर्स्ट लो, किसी को भी सेकंड, ये तो अपनी चॉइस होती है ना। यहां पे हमने ये किया। एरर की फॉर्म में जब लिखेंगे, एरर इन द प्रोडक्ट जो बनेगा फॉर्मूला वो आएगा डेल्टा x इज इक्वल्स टू b डेल्टा a प्लस a डेल्टा b। देखो, एरर इन द प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। रिलेटिव ही याद नहीं करना, एरर पूछा जाएगा तो एरर ये आएगा। मान लो लेंथ और ब्रेथ का मेजरमेंट दिया हुआ है, एरिया में एरर पूछा है, तो ऐसे आएगा। समझ में आ गई बात? परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर और एरर, ये तीनों डिफरेंट है। वैसे रिलेटिव और परसेंटेज सेम बोला जा सकता है क्योंकि फ्रैक्शनल में 100 से मल्टीप्लाई करनी है, बट एरर इज डिफरेंट फ्रॉम रिलेटिव एरर। समझ में आ गई बात? अब रिलेटिव एरर की बात करते हैं यहां पे प्रोडक्ट में, तो क्या आएगा, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। इसको ए बी से डिवाइड करेंगे तो बी कटेगा तो यहां ए रह जाएगा, ए कैंसिल होगा तो बी रह जाएगा, तो आएगा डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी। ये तो प्रोडक्ट में है जो आप एडिशन में बता रहे थे। समझ आया? हाँ, आगे बात करते हैं। x इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी, इसमें लगाते हैं कोसेंट रूल, तो ये आएगा dx इज इक्वल्स टू b dA माइनस a db डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। याद है ना ये? अब तो आगे होगा, याद है? हाँ, तो ये डिफरेंशिएशन का रूल है। इसको मैं एरर में लिखूंगा बट माइनस नहीं आएगा क्योंकि एरर्स आर ऑलवेज एडिट, इसलिए हम प्लस लेके चलेंगे। तो जब एरर की फॉर्म में लिख रहा हूं ओनली एरर, तो आएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू बी डेल्टा ए प्लस ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। दिस इज द एरर। देखो, मल्टीप्लीकेशन में एरर ये है, इसमें एरर ये है, एरर डिफरेंट है। कभी आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेम, हाँ रिलेटिव सेम होगी। रिलेटिव क्या बनेगा? रिलेटिव बनेगा हमारे पास डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, तो यानी ए अपॉन बी लिखेंगे, बी की एक पावर कैंसिल, ए भी रह जाएगा, तो यही बनेगा डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी। तो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में रिलेटिव एरर सेम है, तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाले फॉर्मूले के लिए तो आप ये याद रख सकते हो, काम चल जाएगा। लेकिन अगर कुछ डिफरेंट यानी प्लस माइनस आता है या और कुछ डिफरेंट आता है तो ये काम नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? और इस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के बेस पे ही आपने एक फॉर्मूला याद किया हुआ है जिसपे इस साल क्वेश्चन भी आया था। ये वाला फॉर्मूला याद किया हुआ है, मैं इसको नोट करके लिखा देता हूं। P is equals to x to the power a, y to the power b and z to the power c. Delta P divided by b, a into delta x divided by x plus b into delta y divided by y एंड प्लस ही आएगा c इंटू डेल्टा जेड डिवाइडेड बाई जेड। एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव, तो माइनस नहीं हम प्लस लेंगे, और मोड लगाया है मैंने इसीलिए। तो ये फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन जनरली आप इस पे प्रैक्टिस करते हो, लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में रिलेटिव सेम है, इसलिए मैंने ये अप्लाई कर दिया। एरर्स डिफरेंट होंगी, रिलेटिव एरर सेम है। समझ में आ गई बात? अब कहीं भी आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन में एरर की बात करनी होगी तो डिफरेंशिएशन काम आएगा, और इनके एरर और रिलेटिव एरर्स पे भी आपको रिलेशन समझ में आ गया। इससे डिफरेंट अगर कुछ मिलेगा तो आप ये अप्लाई नहीं करोगे। समझ में आ गई बात? ये किसके लिए है? ओनली मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन और पावर्स के खेल के लिए आएगा, बाकी आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। कहानी समझ में आ रही है? अब एक स्पेशल केस आपको बताता हूं।
पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। क्या होता है? r इज इक्वल टू आएगा r1 r2 डिवाइडेड बाई r1 प्लस r2। यहां पे प्रोडक्ट डिवाइड भी हो रहे हैं नंबर्स और एडिशन में भी है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन होता ओनली तो मैं ये अप्लाई कर लेता, लेकिन यहां तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, एडिशन डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, तो यहां तो ये अप्लाई नहीं होगा। यहां पे अभी तक जितने भी रूल हमने पढ़े हैं कोई सा भी अप्लाई नहीं होगा। तो जब भी ऐसा कुछ नया आएगा क्या करेंगे? डिफरेंट अच्छा डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे, और डिफरेंशिएशन अपने से आता है अरे अब तो आता है डी फॉर डिफरेंशिएशन। अब मतलब अभी भी ऐसे आता है, मुझे बताना तो। डी ओवर डी एक्स ऑफ 1/x, बता 1/x का x। ओके वेरी गुड, इसने बताया x -2, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1/x²। हाँ नहीं, ये दिमाग में जो ln x सोच रहे होंगे ना वो थोड़ा सा निकाल देना, उसे ये होता है। कुछ सोच रहे थे दिमाग में, चल रहा था कुछ के दिमाग में। खैर ये कहानी समझ में आ गई। -1/x²। इस dx को मैं इधर ले जा सकता हूं क्योंकि d फॉर डिफरेंशिएशन, मुझे तो डिफरेंशिएशन करना है, मुझे इससे मतलब ही नहीं है। तो मेरे पास क्या आएगा? d ऑफ 1/x इज इक्वल टू माइनस dx डिवाइडेड बाई x²। ये बनेगा नहीं बनेगा? ये बनेगा। 1/x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का dx अपॉन x²। ये स्टेप समझ में आ गया? मैं इसको यहां पे अप्लाई करूंगा। करें? करते हैं, देखो तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? माइनस का dr अपॉन r² होगा, माइनस का dr1/r1² होगा, माइनस का dr2 अपॉन r2² होगा। माइनस तो कैंसिल होके प्लस हो जाएगा। एंड जब एरर की फॉर्म में लिखेंगे तो d को क्या लिखेंगे? डेल्टा। तो मेरे पास क्या आएगा? डेल्टा r अपॉन r² रहने दो, मैं एक r को इधर ले जाऊंगा। ये हो गया डेल्टा r1 अपॉन r1² प्लस डेल्टा r2 अपॉन r2², और इनटू में आ गया r1 r2 डिवाइडेड बाई r1 प्लस r2, मतलब r आ गया। दिस इज द फॉर्मूला, रिलेटिव एरर इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इसी टाइप का एक फॉर्मूला और होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसके लिए भी यही अप्लाई होगा। डेल्टा f डिवाइडेड बाई f इज इक्वल टू डेल्टा v डिवाइडेड बाई v² प्लस डेल्टा u डिवाइडेड बाई u² इनटू f लिख लो। चलो बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो जब भी कुछ डिफरेंट मिले अब से और एरर की बात हो तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे, और डिफरेंशिएशन अपने से आता है। समझ में आ गई बात? नोट कर लो एक बार पैरेलल कॉम्बिनेशन का, और ये वाला फॉर्मूला भी नोट कर लो। बाकी आप लोग होशियार समझदार हो बिल्कुल, पूरा शोर मचाते हो आप लोग। एक दो जना साथ में चले जाया करो, तुम लोग तो मतलब। हाँ चलो फटाफट नोट करो इसे। ये कहानी समझ में आ गई ना? जब भी कुछ डिफरेंट मिलेगा डिफरेंशिएशन से एरर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अपने लिए ये चलेगा। क्या? अच्छा वो लिख रहे थे अभी तुम डिवाइड वाला? अरे वाह, लिख लो उसको, तो डिफरेंशिएशन आता है तुम्हारे से। चलो अच्छा एक क्वेश्चन करके बताओ आप लोग। फॉर्मूला समझ में आ गया? फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ जैसे आप लोग होशियार बच्चे हो, इतना शोर मचाते हो, एक क्वेश्चन करके बताओ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एरर बताना, परसेंटेज एरर।
इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऑप्शंस लिख देता हूं। हाँ, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपको एरर बताना, परसेंटेज एरर मुझे सॉल्व करके बताएं फटाफट। फॉर्मूला सामने लिखा है और 33.3 सॉल्व कर लिया इतनी जल्दी? अरे वाह, वेरी गुड। सेकंड होगा, ओके। बाकी भी कर लो, हो सकता है किसी का कुछ डिफरेंट आ जाए। अभी तो नोट ही करने लग रहे, कर लो आप लोग, कोई नहीं। 1.33, ओके, ये भी आंसर आ रहा है। चलो, हाँ, नहीं नहीं ठीक है, जिसका जो भी आ रहा है आप बता दो आराम से। अच्छा, कुछ का सेकंड होगा, कुछ का 1.33 होगा, ओके। हम्म अच्छा, फोर्थ भी है, अरे वाह। अच्छा, हाँ, नहीं नहीं, अब तो अब मैं समझ गया, सेकंड है ना। हाँ, ये जो, अच्छा पहले मेरी बात सुनना ध्यान से। आंखें खुली हैं आप लोगों की ना, बिल्कुल दिमाग से तो जागे हुए हो ना, यही हो ना, कहीं बाहर बाहर कॉफी पी तो नहीं गए? यही हो, एक्टिव हो बिल्कुल एकदम। अच्छा, क्या इस परसेंटेज पे नजर डाली आप लोगों ने जिन्होंने 33.3 आंसर बताया? मैं कह के चला हूं कि प्लस माइनस में 5% से ज्यादा की बात नहीं होगी। 100 में 5 ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की बात कर रहा था, आप तो 3 में 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। आपको ये क्या समझ में आया, डेल्टा R1? अरे क्या समझ में आया, डेल्टा R1? अरे भाई, ये परसेंटेज लिखा हुआ है, ये वैल्यू है डेल्टा R1 अपॉन R1 इंटू 100। ये परसेंटेज 1% ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, आंसर इसका 1.33 ही आएगा। आंखें नहीं खोली आप लोगों ने, हवा में ले लिया क्वेश्चन को। परसेंटेज का साइन नहीं दिखा था? अब मैं सॉल्व करके बताऊं? हाँ जी, यस सर। डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 करेंगे मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए। तो मैंने लिखा डेल्टा R1 अपॉन R1, यहां पे 100 से मल्टीप्लाई, इनटू में 1 अपॉन R1। यहां पे डेल्टा R2 अपॉन R2 इंटू 100, तो एक को लिख लिया मैंने अलग से R2, और यहां पर है R। तो भैया, ये परसेंटेज वैल्यू कितनी दी हुई है, 1। R1 की वैल्यू 3, ये 2, ये 6 इंटू 2 आएगा। तो मेरे पास हो गया 2/3 इंटू 2, यानी 4/3, यानी 1.33, क्योंकि 100 तो मैंने यहां ले लिया ना। आंसर ये आएगा। फॉर्मूला भी सही था, कैलकुलेशन भी सही थी, बस वो क्या ना, वो बाज की चाल और क्या, वो नजर आप लोगों की गाड़ी नहीं है, आप लोगों ने नजरों से धोखा खा गए, क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं ध्यान से। ये परसेंटेज का साइन देखना था, ये रेस का क्वेश्चन है, जो रेस बुकलेट है ना उसका क्वेश्चन है। अच्छा, करते ही नहीं हम तो ना, नहीं। अच्छा, दिए नहीं था, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, जैसे मतलब मुझे
पता नहीं क्या, चलो कोई बात नहीं। हाँ हाँ, पीडीएफ में तो मिला है, तो फिर अरे नहीं नहीं मिला, हाँ हाँ नहीं मिला नहीं मिला, तो मत करो ना, मैंने कब कहा, क्वेश्चन तो ध्यान से कर लो, रेस मिलेगा तो ही क्वेश्चन बनेंगे क्या, ये कहानी समझ में आई क्या? क्वेश्चन को भी ध्यान से थोड़ा सा देखो, आप लोगों ने कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं की इस बार, फॉर्मूले में गड़बड़ नहीं की, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ने में गड़बड़ कर दी। और वैसे भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट होता है ना, इतनी बड़ी एरर बताते हुए शर्म नहीं आई आपको? खुद से नहीं एक अंदर से आई कि भाई इतना 33 बता कैसे रहे हम? नहीं समझ में आई बात, चलो कोई बात नहीं, हो गया, बात समझ में आ गई क्या? अब थोड़ा सा सोचते कि 33 कुछ ज्यादा हो रहा है। हाँ कोई बात नहीं। हाँ 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 हाँ, चलो चलो चलो, होता है, नहीं हो जाते, ये गलतियां यहाँ इसीलिए तो करा रहा हूं, सो दैट वहां आपकी आंखें खुली रहे। अब सुने जरा ध्यान से, छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, वैसे तो इजी क्वेश्चन आता है सीधा सीधा परसेंटेज एरर का, वो जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, पी एक्स वाई, जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर। एक बार क्वेश्चन ऐसा भी आया था, इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस एरर इज 1%, व्हाट इज द एरर इन द वॉल्यूम ऑफ, है ना, तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर सरफेस एरिया की बात करेंगे, स्फेयर के बारे में बात कर रहा हूं मैं, स्फेयर की रेडियस के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये आएगा 4 पाई r स्क्वायर। ओके, तो यहां पर एरिया क्या होगा, डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस। अब अगर आपको वॉल्यूम में एरर गिवन है और एरिया में कैलकुलेट करना है, कितना बनेगा? क्या ये 2/3 हो जाएगा डेल्टा ए, डेल्टा वी अपॉन वी का? नहीं समझे? समझ गए ना? तो कहने का मतलब वॉल्यूम में एरर गिवन है और एरिया में बताना है, तो रेडियस तो दोनों में कॉमन है ना, रेडियस की एरर कैलकुलेट करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए वॉल्यूम और एरिया के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। एक बार सिलेंडर का भी क्वेश्चन आया था, ये सिलेंडर है, आर रेडियस का, एच इसकी हाइट है, स्टेट पीएमटीज में आए हुए तो यहाँ पे भी आ सकते हैं, इजी क्वेश्चन डालना होगा तो ऐसा ही क्वेश्चन दे देंगे वो, क्योंकि जब दूसरे टॉपिक से टफ क्वेश्चन हो जाता है तो यहां से इजी क्वेश्चन डाल देते हैं। समझ में आ गई बात? एवरेज रखते हैं पेपर को, यानी कि पूरा बैलेंस करके चलते हैं। तो यहां पर वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच, और जो एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे, वो होगा पाई आर एच, है ना, पाई आर एच बनेगा। समझ में आ गई बात? या 2 पाई आर एच बनेगा, यहाँ पे 2 पाई आर एच आता है, सरकमफ्रेंस और हाइट, है ना। खैर, तो ये फॉर्मूले भी हमारे याद होने चाहिए। एक क्वेश्चन आया हुआ है पावर का, पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, आई स्क्वायर इंटू आर एंड वी आई। मेरे से जिस फैक्टर के एरर की बात नहीं की जाएगी, मैं उसको कांस्टेंट मान के चलूंगा कि उसकी बात ही नहीं कर रहे। और मेजर जो होता है ना, मेजरमेंट किसका होता है, जिसके लिए इंस्ट्रूमेंट है, तो जनरली वोल्ट मीटर से वोल्टेज के मेजरमेंट की एरर होगी, एमीटर से एरर की आएगी, रेजिस्टेंस के एरर की बात बहुत कम होती है। जब तक वो क्वेश्चन में नहीं बोले तब तक मुझे अपनी साइड से नहीं लेना है। तो कहने का मतलब पावर में जो एरर है ना, ये डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी ट्वाइस ऑफ डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी बनेगा, या फिर डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा आई अपॉन आई बनेगा। ये एरर वोल्टेज और करंट की फॉर्म में हमें लेके चलना है। आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस की बात करें, तो आर इज इक्वल टू क्या आएगा, वी अपॉन आई। तो यहां पर भी रिलेटिव एरर, अब रिलेटिव एरर लिखने का समझ में आ गया अपने को, तो वो तो हम सीधा सीधा लिखेंगे डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। ये भी क्वेश्चन है हमारे पास, इस टाइप के क्वेश्चन। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस बने तो वो थोड़ा ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अपने को नहीं करना है, ना ही सोचना है, और ना ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आता है। समझ में आ गई बात? फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले अपने याद होने चाहिए, जनरली मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का ही होता है। रेजिस्टेंस के भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया पहले स्टेट पीएमटीज में, डायरेक्ट फॉर्मूला, इस पे कैलकुलेशन का क्वेश्चन कम आता है,
वो मैंने करा दिया, ठीक है, स्मॉल क्वेश्चन भी बनता है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है अगर एरर की फॉर्म में लिख देंगे। इसलिए इस पे कैलकुलेशन वाला कम देते हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, तो वो हमें चूज करना पड़ेगा। कहानी समझ में आ गई क्या? तो ये छोटी छोटी सी बातें जो आपको याद रखनी है और एरर का क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो मेरा अभी तक तो मैं ही बता रहा हूं, सिर्फ फॉर्मूले मैंने आज बताए हैं, 2 ही न्यूमेरिकल बताए हैं आपको। आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद में लीस्ट काउंट, इंस्ट्रूमेंट, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स पढ़ेंगे, ठीक है। बस उसके बाद तो ये कंप्लीट हो जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर में बता दूंगा कि क्या होता है। उसके बाद मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, आप जो चल रहा है 2 क्लास वो चलेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को करके लेके आना है। समझ में आ गई बात? हाँ, सही कह रहे हो। अच्छा, तुम तो बहुत वफादार हो।